नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम सब हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे, जो कि आपका यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका दोस्तों 2021 में जो आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसी दिन क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। इसी क्वेश्चन पेपर को हम सब कवर करेंगे। इसमें हम सब सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसको कवर कर चुके हैं। आज हम सब जो हिंदी के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं उसी 30 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। चलिए दोस्तों, सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है। इसमें समास पूछा जा रहा है। दोस्तों, हम सब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को तो पहले राइट आंसर को जानेंगे, फिर और भी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी जानेंगे। पंकज में समास की बात पूछ कर रहा है तो पहला ऑप्शन है कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। देखिए, अगर पंकज की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह बहुव्रीहि समास होगा। अभी आपको हम बताते हैं बहुव्रीहि समास क्यों होगा। क्योंकि दोस्तों, पंकज का अर्थ क्या होता है। कमल, पंकज जो है कमल का बोध कर रहा है। पंकज जो है कमल का बोध कर रहा है, इसीलिए दोस्तों यह कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अब कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय में जहाँ पे विशेषण विशेष की बात होती है, किसी की विशेषता बताई जाती है, तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास की अगर बात करें तो द्विगु समास में दोस्तों संख्या प्रधान पद होता है। कोई संख्या दिया रहता है, संख्या प्रधान समास होता है द्विगु समास। और द्वंद्व समास दोस्तों दोनों पद आपके प्रधान होते हैं। ऐसा कोई समास दिया, ऐसा कोई शब्द दिया रहे जिसमें दो पद रहे, दोनों ही प्रधान रहे, वही आपका द्वंद्व समास होता है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, द्विगु समास जिसमें संख्या शब्द प्रधान हो, या फिर कर्मधारय समास जिसमें विशेषण विशेषता बताई जाए, और बहुव्रीहि समास दोस्तों जहाँ पर किसी दूसरे वस्तु का बोध कराए। तो जैसे पंकज किसका बोध कराए, कमल का बोध करा रहा है, इसलिए इसमें राइट आंसर बहुव्रीहि समास। अगला जो क्वेश्चन है, अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है संयुक्त वचन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को, या फिर महाप्राण को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुस्वार एवं विसर्ग को। जो अयोगवा कहा जाता है किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उसे अनुस्वार एवं विसर्ग जो होते हैं उसे ही अयोगवा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में रस कौन सा है आपको बताना है। तो क्या भयानक रस है, वीर रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। देखिए, जहाँ पर उत्साह की बात किया जाए, साहस की बात किया जाए, वहाँ पे आपका वीर रस होता है। जहाँ पर दुख की बात किया जाए वहाँ पे आपका करुण रस होता है। जहाँ पे रौद्र, क्रोध की प्रधानता हो, क्रोध की बात किया जाए, वहाँ पे आपका रौद्र रस होता है। यहाँ पे दोस्तों भयानक रस है, डर की, जहाँ पे भय डर की स्थिति उत्पन्न होती है उसे ही भयानक रस कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, भयानक रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है। कौन सी दोस्तों से विभक्ति, ये किसके लिए प्रयुक्त होती है, संप्रदान के लिए, कर्म के लिए, करण के लिए, फिर कर्ता के लिए। तो अगर आप चेक करेंगे, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, किसकी बात हो रही है, करण से बात हो रही है, तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही हो जाएगा। किसकी बात करते हैं, करण से विभक्ति किससे संबंधित है, आपके करण से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, करें उसने नहाकर भोजन किया, कह रहे हैं उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित पंक्ति में से किस क्रिया का उदाहरण है। किसकी बात करें तो उसने नहा के भोजन किया। तो ऑप्शन है, क्या यह अधिकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया है। अब देखिए, इसमें जो बात कह रहे हैं उसने नहाकर भोजन किया। देखिए, अगर ऐसी क्रिया आपसे पूछा जाए यह कौन सी क्रिया है, तो यह आपकी दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखिए, इसमें जो मुख्य क्रिया है आपकी है, सबसे पहले आपको इसमें मुख्य क्रिया समझना पड़ेगा। मुख्य क्रिया होती क्या है, इसमें जो भोजन किया यह आपकी मुख्य क्रिया है। लेकिन पहले कौन सी क्रिया हो रही है, उसने नहाकर, पहले उसने क्या किया, पहले नहाया है, उसके बाद उसने भोजन किया है। मतलब मुख्य क्रिया के पहले ही अगर आपकी कोई क्रिया संपन्न हो रही है तो वो आपके पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है इसमें, इसलिए आपका पूर्वकालिक क्रिया ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं सूफी संतों की शैली है दोस्तों, जो सूफी संत थे उनकी शैली कैसी थी? गज़ल थी, मसनवी थी, या फिर तजुर्मा थी, या फिर मार्सिया थी? तो राइट आंसर इसमें मसनवी थी। जो सूफी संतों की जो शैली थी वो मसनवी थी। इसके अंतर्गत जो आता है प्रेम आता है, अध्यात्म आता है, रहस्यवाद का वर्णन आता है, इन सब में इसका वर्णन मसनवी में किया जाता है। और यही दोस्तों जो सूफी संत थे उसमें इसी का वर्णन करते थे। अब गज़ल की बात करें तो गज़ल में दोस्तों क्या आता है? प्रेम आता है, श्रृंगार की प्रधानता होती है, प्रेम श्रृंगार की प्रधानता होती है गज़ल में। इसमें दोस्तों अगर तजुर्मा की बात करें तो इसमें व्याख्या से संबंधित ही होता है, अनुवाद से संबंधित होता है। और मार्सिया जो होता है यह शोक से संबंधित होता है, शोक गीत से संबंधित होता है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है दोस्तों? इसमें एक रचनाकार पूछा गया है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है प्रभा खेतान, सेकंड ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, या फिर थर्ड ऑप्शन है उषा प्रियवंदा, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा सोवती। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। जो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं वह कौन है? मैत्रेयी पुष्पा हैं। तो राइट आंसर इसमें सेकंड इज करेक्ट आंसर। और कुछ इन सब की भी रचनाएं आपको बताते हैं। जैसे प्रभा खेतान की जो रचना है अन्याय से अन्याय की रचना, वो आपके प्रभा खेतान की है। उषा प्रियवंदा की अगर हम सब बात करें तो इनका प्रसिद्ध ये कथाकार थे। इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ये क्या थी? ये कथाकार थी, प्रसिद्ध कथाकार थे, हिंदी के उपन्यासकार। ये आपके कृष्णा सोबती थे, या एक उपन्यासकार थे। अब इसमें एक चीज़ और आती है, ये जो आपकी गुड़िया भीतर गुड़िया, यह रचनाकार क्या थी? कौन सी रचना? ये एक आत्मकथात्मक थी, आत्मकथा की यह एक रचनाकार थी, कृति थी। इसको भी आप जानते रहिए। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार का नाम बताइए। एक रचनाकार हैं 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार। ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, या फिर बद्री नारायण चौधरी हैं। इसमें जो 100 अजान 1 सुजान के जो रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, एक मिनट, नहीं बालकृष्ण नहीं दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। बाल भट्ट एक निबंधकार, हिंदी के निबंधकार थे। और ये आपके सरदार पूर्ण सिंह जो हैं प्रसिद्ध लेखक हैं, और ये आपके बद्री नारायण एक साहित्यकार थे। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? ऑप्शन है राम घाट, अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, या फिर दशाश्वमेध घाट। इनका जो मृत्यु हुआ था, तुलसीदास जी का जो मृत्यु हुआ था वह किस घाट पे हुआ था? तो वह आपका अस्सी घाट पे हुआ था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है विष्णुदास, सेकंड ऑप्शन है केशवदास, थर्ड ऑप्शन है सुंदरदास, लास्ट ऑप्शन है नाभादास। भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो आपके नाभादास हैं। किस भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं। देखिए इसमें केशवदास को आप जानते रहिए, इनसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस काल के कवि थे। तो आप जानते रहिए रेत काल के यह कवि थे। कौन? आपके केशवदास। इसके बाद अगर हम सब बात करें तो हाँ, केशवदास को आप जानते रहिए कि ये आपके भक्त रीत काल के कवि थे। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसको आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें कह रहे हैं कि गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। सेकंड है परशुराम के क्रोधांगिन ने क्षत्रियों को जला दिया। थर्ड ऑप्शन है वृक्षों पर कोयल कूक रही है। फोर्थ ऑप्शन है खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। अब देखिए इसमें जो राइट है, तो राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यही आपका राइट है। ऑप्शन फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विद्यार्थी में
कौन सी संधि है? विद्यार्थी में आपको संधि बताना है। ऑप्शन है आपके पास गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि है। जो विद्यार्थी में संधि की बात करें तो विद्यार्थी में दोस्तों आपका ऑप्शन थर्ड सही है, यड़ संधि है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? अड़ी संधि है। आप अगर इसे हम तोड़ेंगे, विद्यार्थी को तोड़ेंगे तो इसमें आएगा विद्याधन अर्थी, विद्या धन अर्थी, अर्थी, ये आपका विद्यार्थी का संविच्छेद हो जाएगा। यह आपका यड़ संधि है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कनन का पर्यायवाची बताइए, सॉरी कानन का पर्यायवाची आपको बताना है। कानन का पर्यायवाची वन होता है, विहिप होता है, इनमें से कोई नहीं, फिर पुष्प होता है। कानन का जो पर्यायवाची है दोस्तों वह आपका वन है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, कानन का पर्यायवाची आपका वन है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। कानन का मीन्स होता है जंगल, वन, ये सब आपके इसके पर्यायवाची हैं। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ बताना है आपको। वाक्य विग्रह करें, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना हो। वाक्य विग्रह करना जिसे कहते हैं ना, वाक्य विग्रह करिए, इसके बारे में आपको बताना है क्या होता है। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। वाक्य विग्रह, विग्रह मतलब होता है दोस्तों खंडों को अलग अलग करके संबंध बताना। तो ऑप्शन इसमें फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। करे बिनु पग चले सुने बिनु गाना, करे बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। ऑप्शन जो दिया गया है, पहला ऑप्शन है असंगत अलंकार, सेकंड ऑप्शन है विशेषोक्ति अलंकार, या फिर थर्ड ऑप्शन है दृष्टांत अलंकार, लास्ट ऑप्शन है विभावना अलंकार। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य होने का वर्णन किया जाए, जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना का वर्णन किया जाता है वही आपका विभावना अलंकार होता है। यहाँ जिसे कह रहे हैं कि बिन पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना हाथ के कार्य करना बताया गया है। अब बताइए दोस्तों, यह बिना किसी कारण का वर्णन किया जा रहा है, तो यही आपका विभावना अलंकार कहा जाता है। असंगत अलंकार, असंगत बातों का वर्णन जहाँ पे किया जाता है वह आपका असंगत अलंकार कहलाता है। इसमें ऑप्शन फोर्थ सही है। और विशेषोक्त अलंकार जो होता है यह कारण होते हुए भी कार्य न होना, यह आपका विशेषोक्त अलंकार कहलाता है। दृष्टांत अलंकार उदाहरण देकर समझाना, यह आपका दृष्टांत अलंकार कहलाता है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। किसकी बात करें? वाचन शिक्षण की बात करें। ऑप्शन है व्याख्यान विधि, अनुध्वनि विधि, समवेत पाठ विधि, या फिर ध्वनि साम्य विधि। इसमें वाचन शिक्षण की विधि पूछा गया। वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, जो नहीं है उसे आपको बताना, जो गलत है। देखिए इसमें वाचन की अगर हम सब बात करें तो ऑप्शन देखेंगे, इसे व्याख्या विधि पहला है। एक मिनट दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही है, व्याख्या विधि। यही विधि नहीं है। देखिए आपको हम बताते हैं अनुध्वनि विधि क्या है। एक मिनट दोस्तों, इसमें दोस्तों राइट आंसर व्याख्या विधि। देखिए जो व्याख्या विधि है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ। देखिए इसमें जो व्याख्या विधि है, व्याख्या विधि को हम सब कोई चीज़ समझने के लिए करते हैं। यही वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, बाकी सभी आपके वाचन शिक्षण की विधि है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है पहला, फर्स्ट ऑप्शन है धैर्यपूर्वक सुनना, सेकंड ऑप्शन है साहित्य का रसास्वादन करना, थर्ड ऑप्शन है भाषा और साहित्य में रुचि, या फिर लास्ट ऑप्शन है स्वानुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, स्वानुभूत विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना।
ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ऑप्शन है गार्सा दत्तासी, सेकंड ऑप्शन है सुमित कुमार चटर्जी, थर्ड ऑप्शन है वीरेंद्र वर्मा, या फिर लास्ट ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इसे किसने लिखा था दोस्तों? ये इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था। देखिए गार्सा दत्तासी जो हिंदी उर्दू साहित्य के विद्वान थे, गार्सा दत्तासी। इसके बाद है सुमित कुमार चटर्जी की अगर हम बात करें तो ये एक भाषाविद थे, और धीरेन्द्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार थे। धीरेन्द्र वर्मा आपके हिंदी के साहित्यकार थे। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा फर्स्ट फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विरहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन से, टेरत हाय दई ले असरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। इस किसकी पंक्ति है दोस्तों? ऑप्शन है जेमा सारडी की, मीराबाई की, दयाबाई की, या फिर सहजोबाई की। देखिए इसमें यह मीराबाई की पंक्ति थे। इस पंक्ति में विरह है, ये किसकी भक्ति की भावना व्यक्त हुई है। तो यह किसकी पंक्ति है? मीराबाई की थी। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन था? ऑप्शन बनारस अखबार, हित, इतिहास, त्रिविनाशक, या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, या फिर उदंत मार्तंड। ऑप्शन इसमें फोर्थ ही सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड। यह पहला हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसका जो प्रकाशन हुआ था कोलकाता में हुआ था, यह भी आप जानते रहिए। और 30 मई 1826 में इसका प्रकाशन हुआ था कोलकाता से। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुई का तत्सम रूप क्या है? किसकी बात करें? सुई की बात करें। ऑप्शन है सलाई है, सूची है, सूची है, या फिर सूची है, तो अब सुजा है। सुई का जो तत्सम रूप है दोस्तों, सुई का जो तत्सम रूप है उसे आपको बताना है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सूची है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम क्या है दोस्तों? असीमन है, निर्सीमन है, या फिर ससीमन है, या फिर ससीम है। तो इसमें दोस्तों परिसीमन का विलोम पूछा गया है। तो परिसीमन का जो विलोम है वह ससीम है। परिसीमन का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, वह आपका परिसीमन कहलाता है। परिसीमन जिसकी कोई सीमा ना हो। और ससीम दोस्तों जो होता है, ससीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा हो, वह आपका ससीम होता है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। धूसर शब्द का पर्याय है दोस्तों। किसकी बात करें? धूसर शब्द का। धूसर मतलब क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट है गर्दभ है, या फिर मेघ है, अजा है, अश्व है। धूसर का जो शब्द होता है दोस्तों वह क्या है? धूसर शब्द का जो अर्थ है दोस्तों, एक मिनट, धूसर शब्द का जो पर्याय है दोस्तों, धूसर शब्द का पर्याय आपका मेघ है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है अतिदैविक, या फिर सेकंड ऑप्शन है अधिभौतिक, थर्ड ऑप्शन है आत्मघाती, या फिर आदिदैविक। इसमें जो ऑप्शन कह रहे हैं भूतों अर्थात जीव द्वारा होने वाले दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। इसके लिए दोस्तों अधिदैविक। ऑप्शन सेकंड सही होगा दोस्तों, अधिभौतिक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ऊँट की चोरी निहरो निहरो का अर्थ है दोस्तों, क्या ऑप्शन है?
उड़ंत व्यक्ति की दृश्यता, सेकंड ऑप्शन है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना या फिर जान जोखिम में डालना। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, किए नहीं जा सकते हैं। ऊँट की चोरी निहुर, आप ऊँट जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आप ऊँट निहुर को नहीं धीरे से नहीं चुरा सकते, वो इसी तरह बड़े काम आप छिप के नहीं कर सकते। तो ऑप्शन से कंडीस राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके सामने 56 से 60 तक जो क्वेश्चन है, एक आपको गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़ के उसी से आपको आंसर देना है। यहाँ से स्टार्ट होता है, कई धर्म पालन के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घृणा के योग्य हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को कहने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए हैं उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करते हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन बनाए करें कि धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं। ऑप्शन है आलस्य की अधिकता, धर्म का ज्ञान न होना, जानकारी की कमी या फिर कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा संचल मनोवृत्ति का होना। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जब ये इसको पढ़ेंगे उसी से यह क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है संसार के बड़े बड़े लोग ने सबसे श्रेष्ठ माना है, क्या माना है। ऑप्शन है परोपकार को, सदाचार को, अपने कर्तव्य को या फिर उत्तम चरित्र को। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, अपने कर्तव्य को। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प बताइए। किसकी बात करें, निर्बलता में बात करें। निर्बलता का जो ऑप्शन फर्स्ट है निर्धन बलद आ, या फिर सेकंड ऑप्शन निर्धन बल प्लस था, थर्ड ऑप्शन है निर्धन बल प्लस आता, या फिर लास्ट है निर्धन बल प्लस था। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, सेकंड निर्धन बल धनता। इसमें दोस्तों अगर हमसे बात करें तो निर आपका क्या हो जाएगा, आपका उपसर्ग हो जाएगा, बल आपका मूल शब्द हो जाएगा और ता आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है, कायरपन है, कायरतत्व है या फिर कायरता है या फिर अकायरता है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा, कायरता है। अपना मतलब निकालने के लिए उचित शब्द क्या है, स्वास्थ्यपरक है, स्वार्थपरक है, कुटिल है, स्वार्थी है। तो राइट आंसर इसमें स्वार्थी हो जाएगा। यहाँ पे आंसर दोस्तों हिंदी के 30 क्वेश्चन को कवर किए जो कि आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।